हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर को समझ रहे होंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उसको याद कर लीजिए, है ना। क्योंकि काफ़ी मैं जो नोट्स आपको देता हूँ वो काफ़ी इजी वे में और टोटल एनसीईआरटी ओरिएंटेड होती है ना। एक भी चीज़ कोई किसी अलग फालतू नहीं होती है। जो काम की चीज़ें होती हैं मैं आपको वही बताता हूँ, है ना। आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में और उसको अच्छे से याद कर लीजिए। और अगर लेक्चर समझ में आती है तो आप इस चैनल को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें बायोलॉजी क्लास की आवश्यकता है, बायोलॉजी क्लास की ज़रूरत है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल के लिए लॉकडाउन की वजह से मेरी जो वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन है, बट मेरी वीडियो की क्वालिटी डाउन है, लेकिन मैं जो आपको कंटेंट देता हूँ, जो आपको क्वेश्चन आंसर, जो आपको टॉपिक्स में लिखवाता हूँ, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं आपको इंश्योर करता हूँ, अगर आप सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ के आप एग्ज़ाम में चले जाएं तो मैं ये रिटर्न देता हूँ। आप लोगों के पास ये बुक होगी, ये तो वीडियो होगी ही, मैं रिटर्न में देता हूँ कि आपको सिर्फ मेरे नोट्स से ही क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में आ जाएंगे और आप वो लिख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ऐसा, ठीक है। तो मेरे सब्सक्राइबर पे ना जाए कि मेरे सब्सक्राइबर कम है या फिर वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ काफ़ी अच्छी है। और मैं लॉकडाउन की वजह से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएंगे और सारी चीज़ें अच्छे से चलने लगेंगी तो मैं अपने वीडियो के क्वालिटी को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर लूँगा। और ये ऐसे ही हमेशा नहीं रहने वाला है और इस चैनल पे मैं काफ़ी कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ, काफ़ी कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ जो आपको बेनिफिट देंगे। चलो ठीक है, ये तो मेरी बातें हो गई, मैं आप लोगों की बात कर लेता हूँ। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी सूक्ष्मजीव मानव कल्याण में कैसे लाभप्रद होते हैं, उसका मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा आपसे डिस्कस किया जाए, तो मैं अब डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो देखो, तो कुछ पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न से हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन होते हैं। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, वो होते हैं जैविक खाद, ठीक है। जैविक खाद में कौन कौन आते हैं, आपको पता होगा कि कुछ सूक्ष्मजीव आते हैं। अगर आपने चैप्टर को फॉलो किया होगा तो कुछ सूक्ष्मजीव जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है ना। ये सारे सूक्ष्मजीव जैविक खाद के रूप में काम करते हैं। वायुमंडल से या फिर मिट्टी से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, फिर पौधों को देते हैं, फास्फोरस ग्रहण करते हैं, पौधों को देते हैं, आयरन ग्रहण करते हैं, पौधों को देते हैं। इस टाइप से सभी ग्रहण करके पौधों को देते हैं, जिससे पेड़ पौधों को भी हानि नहीं होती है, मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहती है और हम लोग भी हेल्दी खाना खाते हैं, है ना। तो और ये लोग रासायनिक उर्वरकों को हमसे दूर रखते हैं, रासायनिक उर्वरकों को कम भी कर देते हैं ये। तो जैविक खाद मिट्टी को क्या बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। तो वो होता है ईस्ट, ठीक है। मतलब क्या होता है कि इडली डोसा बनाने के लिए एक सूक्ष्मजीव की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वो क्या होता है, वो फूलते हैं, अच्छी क्वालिटी की इडली डोसा बनती है, और वो है कवक यानी ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, बायोगैस में होते हैं, मतलब बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस में कौन कौन से गैस होते हैं। सो फर्स्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सेकंड है मीथेन, ठीक है। और आपको तो पता ही है बायोगैस में ये तीन गैसें होती है और बायोगैस में मेन गैस कौन होता है, वो होता है मीथेन, CH4। ये मेन गैस है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बायोगैस का मुख्य मुख्य कंपोनेंट, मुख्य अपघटक, सॉरी मुख्य घटक क्या होता है, तो आप बताएंगे मीथेन। याद रखेंगे, मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट, दही में कौन से सूक्ष्मजीव होते हैं, ये तो सभी को पता होंगे। दही में कौन से सूक्ष्मजीव होते हैं, तो दही में लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव होते हैं, जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस कैसियाई भी कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं LAB। LAB मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो किस प्रकार के बैक्टीरिया दही में पाए जाते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हो
और इसी को हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या होता है? मतलब पीड़क प्रतिरोधी पौधा किसको कहते हैं? मतलब ऐसा पौधा जिसमें पीड़क ना लगे, तो वो होता है बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन में बीटी का मतलब क्या होता है? बीटी कॉटन में बीटी का मतलब होता है, सॉरी रुक जाओ, बीटी कॉटन में बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजियंसिस। बैसिलस थुरिंजियंसिस। ठीक है, तो बैसिलस थुरिंजियंसिस बीटी का फुल फॉर्म होता है और मैंने लेक्चर में दिया भी है। तो बैसिलस थुरिंजियंसिस का यूज़ करके एक कॉटन का पौधा बनाया गया है जिसमें पीड़क नहीं लगते हैं, कोई भी कीटाणु इसको नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। निफ जिन किस में पाया जाता है? राइजोबियम में पाया जाता है। सो निफ जिन क्या होता है? निफ जिन एक ऐसा जिन है ना एक ऐसा आनुवंशिक पदार्थ है जो उन सभी जीवों में होता है जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, है ना। जो भी जीवाणु नाइट्रोजन ग्रहण कर सकता है उनमें निफ जिन जरूर होगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कौन से जिन के कारण नाइट्रिकारी जीवाणु नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो आप बताएंगे निफ जिन, NIF। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहला एंटीबायोटिक्स कौन था? मतलब इस दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या था? तो वो था पेनिसिलिन। और ये किससे बनाया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाया जाता है ना। ये जीवाणु है शायद। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन था और वो बनाया गया था पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया गया था। और इसका हिस्ट्री मैंने आपको बताया भी है, तो मैं हिस्ट्री में अभी जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर है। किस प्रकार के चीज़ में, यानी कि पनीर में, ये चीज़ मतलब वस्तु नहीं, ये पनीर है। ठीक है, किस प्रकार के पनीर में सूक्ष्म जीवों द्वारा सुगंध उत्पन्न किया जाता है? तो कौन सा ऐसा पनीर है जिसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा सुगंध उत्पन्न किया जाता है? मतलब देखो, ऐसा तो सुगंध उत्पन्न करने के लिए सेंट यूज़ किया जाता है या फिर अलग प्रकार के कुछ केमिकल यूज़ किए जाते होंगे, लेकिन सूक्ष्म जीवों का यूज़ करके सुगंध उत्पन्न किया जाता है कौन से पनीर में? तो वह है रॉकफोर्ट चीज़। और वो कौन सा सूक्ष्म जीव है? वो एक कवक है ना, जिससे रॉकफोर्ट चीज़ में यानी रॉकफोर्ट पनीर में सुगंध उत्पन्न किया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि ऐसा पनीर का नाम बताइए जिसमें सुगंध उत्पन्न किया जाता है सूक्ष्म जीवों से, तो वो होगा रॉकफोर्ट। और कौन सा सूक्ष्म जीव से रॉकफोर्ट में सुगंध उत्पन्न किया जाता है? तो वह है कवक। और आप पूछेंगे कि अब ये प्रोपियोनोबैक्टीरियम यहाँ पे क्यों लिखे आपने? ये मैंने गलती से इसका आंसर इधर लिख दिया था, है ना। ये इसका आंसर है, 9 नंबर का आंसर है वो। स्विस पनीर में छिद्र किस सूक्ष्मजीव के कारण होती है? तो स्विस पनीर में सूक्ष्मजीव किस सूक्ष्मजीव के कारण होती है? तो उसका आंसर ये होगा प्रोपियोनोबैक्टीरियम सार्मेनाई। ये एक जीवाणु है जिसके वजह से स्विस पनीर में क्या होते हैं, बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं। और ये सूक्ष्मजीव कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, इसी वजह से ये जो स्विस पनीर है इसमें बड़े बड़े छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। दही में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दही में विटामिन B12 पाया जाता है। धान के खेत में कौन सा सूक्ष्मजीव पाया जाता है? एनाबेना। ये क्या है? एक सवाल है जो धान के खेतों में पाया जाता है और धान के खेतों को उपजाऊ बनाता है। किन्हीं 2 ऐसे कवक के जातियों के नाम लिखें या फिर नाम बताइए जिनसे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। ये जो जिन है ये हर सही से होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो किन्हीं 2 ऐसे कवक के जातियों के नाम बताइए जिनसे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। तो वो है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स और ऑस्ट्रेलेगोमैंडिस। ये ऐसे 2 कवक हैं जिनसे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। और भी कवक आपको बुक में मिल जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो। ऐसे साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए जो जैव उर्वरक है। साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? नील हरित शैवाल। इसको हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। ठीक है, तो ऐसे साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए जो जैव उर्वरक है। तो नॉस्टॉक, एनाबेना, ओलोसाइरा, साइलिप ड्रोस्पर्म, है ना। साइलिप, ये साइलिनड्रोस्पर्म है, सॉरी, साइलिनड्रोस्पर्म। तो अब देखो, एग्जाम में कोई भी इन चारों में से एक ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको एक चुन के टिक कर देना है। यहाँ पे मैंने जो भी है
उसका सारा नाम लिख लिया है और सारा अभी याद कर लेंगे, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए जो जैव उर्वरक है। तो कौन है? नॉस्टॉक है, एनाबेना है, ओलोसाइरा है और साइलिनड्रोस्पर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का नाम लिखिए। इसका पहले क्वेश्चन समझते होता क्या है। स्वतंत्र जीवी का मतलब होता है ऐसे जीवाणु या फिर ऐसे सूक्ष्म जीव जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं मिट्टी में, हवा में, जल में, है ना। वो किसी पौधे के साथ सहजीवी या फिर किसी जीव के पास नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो स्वतंत्र जीवी हो और जो नाइट्रोजन ग्रहण कर सकता हो। तो वो है एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस पॉलीमिक्सा, ये दोनों एक ही में है। यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया था। सो बैसिलस पॉलीमिक्सा एक ही में है। तो ये 3 नाम हैं जो स्वतंत्र जीवी होते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। समझ में आया ना स्वतंत्र जीवी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र जीवी का मतलब होता है ऐसा जीवाणु या फिर ऐसा सूक्ष्म जीव जो स्वतंत्र रूप से हवा में, जल में और मिट्टी में पाया जाता है। ये किसी भी पौधे के जड़ में नहीं रहता, जैसे कि राइजोबियम किसी भी पौधे के जड़ में पाया जाता है। आप लोग को पता भी होगा कि राइजोबियम पेड़ के जड़ में रहता है और पेड़ इसको रहने के लिए स्थान दे देता है, बदले में राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकृत करके पौधों को दे देता है। तो इससे दोनों को फायदा होता है। तो ये सहजीविता उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में भी है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का नाम बताए, मतलब सहजीवी स्थापित करता हो, सहजीविता स्थापित करता हो, ऐसा जीवाणु का नाम बताए जो सहजीविता स्थापित करता हो और तब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता हो। तो वो होता है राइजोबियम। लेकिन ऐसा सूक्ष्मजीव का नाम बताइए जो स्वतंत्र जीवी हो और तब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता हो। तो ऐसे जीवाणु का नाम होगा एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस पॉलीमिक्सा। समझ में आ गया ना स्वतंत्र जीवी और सहजीविता में क्या होता है। सहजीविता में क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव के साथ रहता है और दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं, तो इसको कहते हैं सहजीविता। जैसे कि राइजोबियम दलहन पौधों के जड़ में पाया जाता है और जैसा कि आपको पता है कि पेड़ नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं अपने जड़ से या फिर पत्तियों से, तो राइजोबियम को अपने जड़ में वो स्थान दे देते हैं। राइजोबियम मिट्टी से नाइट्रोजन ग्रहण करता है और जड़ को दे देता है, फिर जड़ सोख लेता है। ठीक है, अंदर एक बार चला जाता है नाइट्रोजन, फिर वो सोख लेता है। तो यही होता है राइजोबियम, यानी सहजीविता स्थापित करता है। ऐसे ही शैवाल प्लस कवक, शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इन दोनों का क्या होता है, सहजीविता स्थापित होता है, जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से सहजीवी स्थापित होता है। और स्वतंत्र जीवी मतलब वो किसी जीव के साथ नहीं रहेगा, अकेले रहेगा। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। यह सिद्ध करने के लिए उदाहरण दीजिए कि सूक्ष्म जीव उपापचय के दौरान गैस उत्पन्न करते हैं। तो उदाहरण से आपको सिद्ध करना है कि सूक्ष्म जीव जब अपना उपापचय का काम करते हैं ना, अपने शरीर के अंदर उनका जो भी काम चलता है, उसके बाद क्या उत्पन्न होता है, उसके बाद उत्पन्न होता है गैस। ये एग्जाम्पल देना आपको। तो सबसे पहला चीज़ है स्विस पनीर, जो अभी मैंने ऊपर बताया था। स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोपियोनोबैक्टीरियम सार्मेनाई के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हो गया स्विस पनीर। स्विस पनीर में जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं वो किससे बनते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक प्रकार का गैस है। और ये गैस कौन उत्पन्न करता है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम सार्मेनाई उत्पन्न करता है पनीर में। तो जब प्रोपियोनोबैक्टीरियम अपना उपापचय का काम करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, जिससे स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल है। एंड सेकेंड एंड मेजर एग्जाम्पल बायोगैस। बायोगैस पे कौन कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन होता है। ये 3 तो गैस ही हैं। और ये 3 गैस कौन उत्पन्न करते हैं, वही कार्बनिक पदार्थ जो मतलब अवायवीय सूक्ष्मजीव होते हैं। ये अवायवीय सूक्ष्मजीव होते हैं जो ये वायवीय सूक्ष्मजीव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्पन्न करते हैं ना, ये वायवीय सूक्ष्मजीव होते हैं। ये वायवीय सूक्ष्मजीव होते हैं जो स्लज को, मतलब जो बेकार पदार्थों को, जो कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं, सड़ाते हैं और सड़ाने के बाद गैस उत्पन्न करते हैं, जिनको हम लोग बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस में ये सारे चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा आपने ये देखा होगा जब रोड पे किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर साइड में पड़ा रहता है, फिर कुछ दिनों के बाद उसमें से काफ़ी गंदी बास निकलती है।
वो बाँस क्या है, गैस ही तो है। और वो क्यों निकलता है, क्योंकि सूक्ष्मजीव उसको अपघटित करते हैं, सड़ाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाहित मल क्या है, किस तरह यह हमारे लिए हानिकारक होता है। अब इसके बारे में तो मैंने पूरा टॉपिक ही लिखा है, एक लेक्चर सिर्फ इसी पे है, फिर भी मैं यहाँ पे सिर्फ इसी वे में लिख दिया है। क्या क्या लिखा है मैंने, घरों, कल कारखानों, अस्पतालों से निकलने वाला गंदा जल वाहित मल कहलाता है। ठीक है, जो भी गंदा जल निकलता है इन स्थानों से उसे हम कहते हैं वाहित मल। अब इन वाहित मल को नदियों में बहा दिया जाता है ना, डायरेक्ट नदियों का कनेक्शन इन पाइप के द्वारा होता है, और जो भी इन इन स्थानों से पानी निकलता है नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जलीय जीव क्या हो जाते हैं, मर जाता है। अब ये तो गंदा होता है, काफ़ी पॉइजनस होता है, तो जब नदी में जाएगा, समुद्र में जाएगा, तो जलीय जीव तो मरेंगे ना। और फिर वही पानी हो सकता है इनडायरेक्टली हमारे घर में भी आता हो, तो हम लोग भी बीमार पड़ेंगे, तो हमारे लिए हानिकारक है। साथ ही साथ आहार श्रृंखला टूट जाती है, अगर जल में जीव खत्म होने लगेंगे तो आहार श्रृंखला टूट जाएगी ना। फिर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में। अब देखो, प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार में क्या अंतर है। अब इन दोनों का लेक्चर आप लोग देख लेंगे यूट्यूब वीडियो, कौन सा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2, ये आप देखिएगा पार्ट 2। और नहीं तो अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, जो कि आपको ज्वाइन करना ही है, तो टेलीग्राम पे मतलब बायोलॉजी नर्ड्स हिंदी सर्च कीजिए, और उसमें आप यही लेक्चर ढूंढिए कहाँ है, उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और लिख लीजिए, कौन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव रासायनिक खाद और उर्वरकों के उपयोग को कम कर सकते हैं कैसे। मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये रासायनिक खाद और उर्वरकों के उपयोग को कम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो देखो, कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको तो पता ही है। ये सूक्ष्म जीव पौधों के साथ सहजीविता स्थापित करते हैं, मैंने बताया था। या कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र भी होते हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र भी होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव सहजीविता भी स्थापित करते हैं और पौधों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो चाहे वह स्वतंत्र जीवी सूक्ष्म जीव हो या फिर सहजीविता स्थापित करता हो, दोनों ही पौधों को फायदा देते हैं। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी से नाइट्रोजन और फास्फोरस ग्रहण करते हैं और पौधों को देते हैं। कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी से खनिज लवण भी अवशोषित करते हैं, ठीक है, और पौधों को देते हैं, जिससे पौधों को फायदा पहुंचता है। और कुछ सूक्ष्मजीव के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, नॉस्टॉक है, एनाबेना है, क्लोस्ट्रीडियम है, ओलोसाइरा है। ये सारे सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, ये सारे सूक्ष्मजीव मिट्टी से खनिज लवण नाइट्रोजन फास्फोरस ग्रहण करेंगे और पौधों को देंगे, जिससे पौधों में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। तो जब पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी तो हमें रासायनिक खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हीं से काम चल जाएगा और अच्छा भी है, हम लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे केमिकल खाते खाते। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ऐसे सूक्ष्मजीवों के नाम बताइए जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको तो पता ही होगा साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन का यूज़ क्या है, नहीं पता होगा तो वीडियो देखिए पिछले वाली। और इसमें है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम कवक है ये, इससे प्राप्त किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए, और स्टैटिन मोनास्कस परप्यूरियस से बनाया जाता है जो ईस्ट से प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, कवक से प्राप्त होता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से क्या प्राप्त होता है, साइक्लोस्पोरिन ए, और स्टैटिन बनाया जाता है मोनास्कस परप्यूरियस से, जो कि एक ईस्ट है। तो ये जो भी मैंने क्वेश्चन लिखा है ये NCERT क्वेश्चन है। ऊपर का ऑब्जेक्टिव मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और कुछ मैंने खुद से लिखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपका काम है कि नोट्स अच्छे से लिखिए और याद कीजिए, और अगर समझ में आया हो लेक्चर तो लाइक करिए, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि आप लेक्चर को पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट ज़रूर कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। क्लियर है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगला चैप्टर में। काफ़ी अच्छा चैप्टर है आगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसी में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।